मैं अनुज शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपराजिता जीएस एकेडमी में। आज का जो टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक रहेगा, हम आकाशगंगा को पढ़ेंगे, निहारिका को पढ़ेंगे, ठीक है, तारों के जन्म को पढ़ेंगे और तारों का विकास कैसे होता है इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज हम किस बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे आज आकाशगंगा, आकाशगंगा, निहारिका, निहारिका, तारों का जन्म, तारों का जन्म व विकास। इन चार चीज़ों के बारे में आज हमें पढ़ना होगा, ठीक है। सबसे पहले हमको पढ़ना है तारों के आकाशगंगा के बारे में, फिर निहारिका कैसे बनती है, आकाशगंगा कैसे बनती है, फिर तारों का जन्म कैसे होता है, फिर तारों का विकास कैसे होता है। इन सब के बारे में आज हमें एक एक करके पढ़ना होगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जान लीजिए, आकाशगंगा के पहले, आकाशगंगा बनने के पहले सबसे पहले अस्तित्व में कौन आती है? निहारिका आती है। आकाशगंगा का निर्माण बाद में होता है, सबसे पहले निर्माण किसका होता है? सबसे पहले निर्माण होता है निहारिका का। अब निहारिका का निर्माण कैसे होता है? निहारिका का जन्म जो है हाइड्रोजन गैस के बने बादलों के संचयन होने से शुरू होता है। फिर से देखिएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, फिर से समझिएगा। निहारिका, निहारिका, ठीक है। निहारिका जो है, निहारिका का जन्म कैसे होता है? जो निहारिका है, निहारिका का जन्म जो हाइड्रोजन गैस के बादल होते हैं, इसका जो जन्म है, इसका जो जन्म है ये किससे होता है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस के बने, गैस के बने बादलों के संचयन से होता है। संचयन मतलब क्या है? जो हाइड्रोजन गैस के बादल हैं, इनका क्या होगा? इनका संचयन होना शुरू हो जाएगा, इनका एकत्रित होना आपस में शुरू हो जाएगा, तभी किसका निर्माण होता है? तभी निर्माण होता है हमारी निहारिका का। जब ये बादल संचयन होना शुरू हो जाएगा तो ये बादल क्या करेंगे? दूसरे बादलों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देंगे। जब ये बादल, मान लीजिए ये एक बादल है, ये हाइड्रोजन गैस का बादल है, इनका बादल, ये ऐसे बादल है, ठीक है। जब ये बादल क्या है, ये बादल एक पास जब ये एकत्रित हो जाएंगे तो इन बादल क्या करेंगे? तो ये बादल जो है यहाँ पे बने, यहाँ पे जो दूसरे बादल हैं, तो दूसरे बादलों को क्या करेंगे? अपनी ओर आकर्षित करने लगेंगे। समझिएगा, ये जो बादल, समझिएगा, जो निहारिका है, निहारिका का जन्म कैसे होता है? हाइड्रोजन गैस के जो बादल, हाइड्रोजन गैस के जो बादल होते हैं उनका संचयन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद जब ये बादल संचयन होना शुरू हो जाता है, तब ये बादल क्या होते हैं? जब झुंड, बादलों का झुंड बन जाता है, तब बादलों का झुंड क्या करता है? दूसरे बादलों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है। समझिएगा, जब दूसरे बादलों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देता है, तो ये जो बादलों का झुंड है, अभी तक देखिए झुंड इतना बड़ा था, ठीक है। जब ये बादल इन बादलों को भी आकर्षित करना शुरू कर देंगे ऐसे करके, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये झुंड क्या हो जाएगा? ये झुंड और भी बड़ा हो जाएगा। जब ये दूसरे बादलों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर देंगे तो ये झुंड और भी बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? ये एक गैसीय पिंड का रूप ले लेगा। समझिएगा, मैं फिर से बता देता हूँ। बादलों के संचयन होने से निहारिका का निर्माण हुआ, जिससे, इसके नीचे लिखेंगे, जिससे बादलों के झुंड बनने लगे। जब बादलों के झुंड बनेंगे तो झुंड जो क्या करेगा? दूसरे बादलों को क्या करेगा? आकर्षित करेगा। जब ये बादल दूसरे बादलों को आकर्षित करेगा तो झुंड क्या हो जाएगा? झुंड और भी बड़ा हो जाएगा। फिर ये झुंड क्या हो जाएगा? ये झुंड और बड़ा होकर एक गैसीय पिंड
का रूप ले लेगा। मतलब क्या है, जब ये गैस ये जो बादल संचयन होना शुरू हुआ, वो बादल संचयन होकर दूसरे बादलों को क्या करने लगे, आकर्षित करने लगे। जब दूसरे बादल आकर्षित हो गए तो ये झुंड क्या हो गया, झुंड और भी ज़्यादा बड़ा हो गया। जब झुंड और बड़ा हो गया तो ये क्या हो गया, ये एक जो है गैसीय पिंड का रूप धारण कर लिया। जब इन्होंने एक गैसीय पिंड का रूप धारण कर लिया, उसके बाद क्या था, इनके जो क्रोड था, इनका जो मध्य भाग था, उसमें क्या था, उसमें हाइड्रोजन था। इनके जो बादलों, गैसीय बादलों का जो मध्य था, मध्य में था, या क्रोड कह सकते हैं इसको, क्रोड में क्या था, क्रोड में था हमारे हाइड्रोजन था। जब ये हाइड्रोजन था, फिर हाइड्रोजन किस में बदलना शुरू हो गया, हाइड्रोजन बदलना शुरू हो गया हीलियम में। मतलब क्या है, जब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब हीलियम में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा, बदलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय संलयन कहते हैं। और जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है तब क्या होती है, एक असीम मात्रा में क्या होती है, असीम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। फिर एक असीम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है। जब यह ऊर्जा उत्पन्न होगी तभी किसका जन्म हो जाएगा, तभी जन्म हो जाएगा हमारे तारों का। समझिएगा फिर से, देखिए, आकाशगंगा से पहले कौन अस्तित्व में आया, निहारिका अस्तित्व में आई। निहारिका का जन्म कैसे हुआ, हाइड्रोजन गैस के जो बने बादल थे, इनका संचयन होना शुरू हो गया। जब यह संचयन होना शुरू हो गया, ये क्या हो गया, झुंड में इकट्ठा हो गए। जब ये झुंड जो हो गया, बादलों का झुंड था, वो दूसरे बादलों को क्या करने लगा, अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। जिसके कारण क्या हुआ, ये झुंड क्या हो गया, बहुत ही बड़ा रूप ले लिया, बहुत ही बड़ा गैसीय पिंड का रूप ले लिया। जिसके कारण क्या था, गैसीय पिंड का रूप ले लिया। और इनके बादलों के मध्य में क्या था, क्रोड में क्या था, बादलों के क्रोड में था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस में परिवर्तित होने लगा, हाइड्रोजन परिवर्तित होने लगा हमारे हीलियम में। जिसके कारण क्या हो गया, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो गई। जब नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो क्या होता है, असीम मात्रा में क्या होता है, असीम मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जिसके कारण क्या होता है, हमारे तारों का जन्म होता है। अब हम बात आ गई यहाँ पे तारों के जन्म की। ठीक है, हम यहाँ पे अभी तक बात कर रहे थे जो है आकाशगंगा की, लेकिन यहाँ पे बात किसकी आ गई, यहाँ तारों की आ गई, तारों का जन्म हो गया। अब आप लोग से कोई अगर पूछता है तारों का जन्म कैसे हुआ, तब तो आप बता सकते हो ना, कैसे हुआ तारों का जन्म। तारों, देखो, निहारिका का जन्म हुआ कैसे, हाइड्रोजन गैस के बने बादलों का क्या होना, संचयन शुरू हो गया। जब इनका संचयन शुरू हो गया तब क्या हो गया, जब इनका संचयन शुरू हो गया तो ये बादल क्या हो गए, एक झुंड में आ गए। जब ये झुंड में बादल आ गए तब इनका क्या हो गया, तब ये बादल, झुंड वाले बादल क्या किए, दूसरे बादलों को अपनी तरफ आकर्षित करना शुरू कर दिए। जब ये दूसरे बादलों को आकर्षित करना शुरू किए तो क्या हो गया, इनमें एक बहुत बड़ा गैसीय पिंड का रूप ले लिया। जब ये बादलों के मध्य में क्या था, या क्रोड में क्या था, बादलों के क्रोड में था हमारा जो है हाइड्रोजन था। बादलों के क्रोड में हमारा हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन किस में परिवर्तित होना शुरू हो गया, हीलियम में परिवर्तित होना शुरू हो गया। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को हम लोग नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहते हैं। जब ये नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होगी तो असीमित मात्रा में क्या होगी, असीमित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी या ऊर्जा जनरेट होगी। ठीक है, जब ऊर्जा जनरेट होगी, इसी से किसका जन्म होता है, इसी से जन्म होता है हमारे तारों का जन्म होता है। ठीक है, अब बात करनी है हमें आकाशगंगा की। आकाशगंगा, आकाशगंगा किसे कहते हैं। ठीक है, आकाशगंगा में बहुत ही अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जो हमारी आकाशगंगा होती है, इसमें क्या होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिससे सभी गैसीय पिंड, तारे, ब्रह्मांड में जितना कुछ भी है उसको क्या करती है, अपनी ओर बांधे रहती है। समझिएगा, आकाशगंगा मतलब, कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा तंत्र है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण निहारिका, गैसीय पिंड और जितने भी आप ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसको अपनी तरफ बांधे रहती है। समझिएगा, देखिए आकाशगंगा कैसे कहते हैं। देखिए, एक ऐसा तंत्र जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी गैसीय पिंड को तथा ब्रह्मांड में
जो कुछ भी है, कुछ भी है, उसको बांधे रहती है। समझिएगा, आकाशगंगा के अगर पूछ लिया जाए आकाशगंगा किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जो आकाश एक गंगा एक ऐसा तंत्र है जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो बल के कारण सभी गैसीय पिंडों को, तारों को, धूल कण, यहाँ पे मैं तारे धूल कण लिखना भूल गया, पिंड के बाद यहाँ लिख लीजिए तारे, धूल कण तथा ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसको अपनी ओर बांधे रखती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग जो है आकाशगंगा कहते हैं। याद रखिएगा, एक ऐसा तंत्र जो अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है सभी गैसीय पिंड को, तारों को, धूल कण को तथा ब्रह्मांड में जो कुछ भी है उसको अपनी ओर बांधे रखती है। यही क्या कहलाती है, यही हमारी आकाशगंगा कहलाती है। ठीक है, हाँ, जिस प्रकार हम कह सकते हैं, इसी प्रकार कह सकते हैं आकाशगंगा के अंदर सब क्या है, सब कुछ एक समाहित होता है। ब्रह्मांड में जितना भी है वो सब आकाशगंगा के अंदर ही क्या होता है, समाहित होता है। अब बात कर लेते हैं हम किस आकाशगंगा में निवास करते हैं। आकाशगंगा, आकाशगंगा। अब बात कर लेते हैं हम किस आकाशगंगा में निवास करते हैं, तो हम हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी यानी हमारी आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, हमारी आकाशगंगा का नाम मंदाकिनी है। इसको हम लोग मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। मिल्की वे, इसको हम लोग मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। हमारी जो आकाशगंगा है इसको हम लोग मिल्की वे के भी नाम से जानते हैं। अब बात कर लेते हैं आकाशगंगा कितने प्रकार की होती है। तो याद रखिएगा, अगर आकाशगंगा के प्रकार की बात कर ली जाए, आकाशगंगा के प्रकार की बात कर ली जाए तो आकाशगंगा, याद रखिएगा, आकाशगंगा 3 प्रकार की होती है। पहली होती है दीर्घवृत्ताकार, दूसरी होती है सर्पिलाकार और तीसरी होती है अनाकार की। ठीक है, पहली होती है दीर्घवृत्ताकार, दूसरी होती है पीलाकार, तीसरी होती है अनाकार की आकाशगंगा। ये 3 प्रकार की आकाशगंगाएं होती हैं। अगर पूछ लिया जाए हमारी जो आकाशगंगा मंदाकिनी है ये इन तीनों में से किसका हिस्सा है, तो याद रखिएगा ये सर्पिलाकार है। हमारी जो आकाशगंगा है, ये हमारी आकाशगंगा क्या है, हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारी आकाशगंगा होती कैसे है। तो याद रखिएगा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। जो हमारी आकाशगंगा है ऐसे है, ये है हमारी आकाशगंगा। 1 2 3। हमारी आकाशगंगा की कितनी भुजाएं हैं, याद रखिएगा, हमारी जो आकाशगंगा है इसकी 3 भुजाएं होती हैं। पहली भुजा और दूसरी भुजा में क्या होता है, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, इन तीनों भुजाओं में क्या होते हैं, इन तीनों भुजाओं में तारे होते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से तारे होते हैं, पहली और दूसरी भुजा, इन 2 भुजाओं में क्या होता है, इन 2 भुजाओं में क्या होता है, पुराने तारे होते हैं। पुराने तारे होते हैं। अब ये जो होता है, इस तीसरी भुजा में तारों का जन्म होता है। याद रखिएगा, जो आकाशगंगा की 3 भुजाएं होती हैं, आकाशगंगा जो है हमारी मंदाकिनी है, मंदाकिनी की 3 भुजाएं हैं। ठीक है, ये किस प्रकार की आकाशगंगा है, यह सर्पिलाकार आकाशगंगा है। ठीक है, इसकी 3 भुजाएं होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। यानी पहली और दूसरी भुजा में क्या होते हैं, पुराने तारे पाए जाते हैं, और जो तीसरी भुजा है, तीसरी भुजा में क्या होता है, नए तारों का जन्म होता है। अब याद रखिएगा, जो हमारी आकाशगंगा है, प्रत्येक आकाशगंगा, हमारी आकाशगंगा नहीं, जो प्रत्येक आकाशगंगा है, प्रत्येक आकाशगंगा के एकदम सेंटर पर, यानी याद रखिएगा, जो प्रत्येक आकाशगंगा है हमारी, मतलब जितनी भी आकाशगंगाएं पाई जाती हैं
उस सारी आकाशगंगाओं के मध्य में या सेंटर में एक पाया जाता है ब्लैक होल। ब्लैक होल पाया जाता है। इसको एक नाम और दिया जाता है, बल्ज दिया जाता है। बल्ज याद रखिएगा, प्रत्येक आकाशगंगा के सेंटर में या मध्य में एक ब्लैक होल पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग बल्ज कहते हैं। इस बल्ज में क्या होता है, इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। इस बल्ज में क्या है, इस बल्ज में ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, इस गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारी आकाशगंगा, जिसके कारण क्या होता है, हमारी आकाशगंगा पूरे बल्ज का क्या करती है, पूरी आकाशगंगा इस बल्ज का क्या करती है, चक्कर काटती रहती है। मतलब समझिएगा, प्रत्येक आकाशगंगा के मध्य में क्या पाया जाता है, केंद्र में क्या पाया जाता है, ब्लैक होल। इस ब्लैक होल को क्या कहते हैं, बल्ज कहते हैं। इस बल्ज में गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि पूरी आकाशगंगा इसी बल्ज के क्या करती है, चारों तरफ चक्कर काटती रहती है। जब पूरी जब चक्कर काटती रहती है, इसके अंदर जो कुछ भी होगा, मतलब कहने का मतलब है आकाशगंगा के अंदर जो कुछ भी होगा, ये इसी बल्ज का क्या करता रहेगा, बल्ज का चक्कर काटता रहेगा। ठीक है, बल्ज का चक्कर काटता रहेगा। इसीलिए क्या है, जो आकाशगंगा के में जो तारे पाए जाते हैं, वो अधिकतर तारों का संकेंद्रण किसके पास होता है, इसी ब्लैक होल या बल्ज के पास होता है। याद रखिएगा, इसीलिए तारों का संकेंद्रण यहीं पर होता है। भाई समझ लीजिएगा, जब मतलब समझिएगा, जब जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक पाया जाएगा, मतलब समझिएगा, जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ही क्या होगा, वहाँ पर ही जो है लोग आकर्षित होंगे। मतलब मान लीजिए मैं तारे का केंद्र हूँ, मैं आकाशगंगा केंद्र हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है, तो क्या होगा, लोग हमारे पास क्या होंगे, आकर्षित होंगे। हमारे पास बहुत ज़्यादा आकर्षण शक्ति है, इसलिए लोग हमारे पास क्या होंगे, आकर्षित होंगे। जब लोग हमारे पास आकर्षित होंगे तो हमारे आसपास में क्या होगा, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, संकेंद्रण बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वही सेम कंडीशन है, इस बल्ज के पास ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि सब जितने भी तारे हैं, वो क्या होता है, तारों का संकेंद्रण इसी बल्ज के पास बहुत अधिक होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए, हमारी जो आकाशगंगा है उसका क्या नाम है, मंदाकिनी या मिल्की वे कहते हैं। हमारी आकाशगंगा तीन प्रकार की होती है। पहली होती है दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा, दूसरी होती है सर्पिलाकार, तीसरी होती है अनाकार की आकाशगंगा। जो हमारी मंदाकिनी है, ये सर्पिलाकार आकाशगंगा कहलाती है। ठीक है, इस मंदाकिनी में 3 भुजाएं पाई जाती हैं। मंदाकिनी में 3 भुजाएं पाई जाती हैं, जिसमें पहली और दूसरी भुजा में क्या होते हैं, पुराने तारे पाए जाते हैं, लेकिन तीसरी भुजा में क्या होता है, नए तारों का जन्म होता है। तीसरी भुजा में नए तारों का क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, अब इतना मैंने बताया, हाँ जन्म होता है। अब प्रत्येक आकाशगंगा के मध्य में या सेंटर पर क्या होता है, ब्लैक होल पाया जाता है। इसी ब्लैक होल को क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं। या इस बल्ज के पास इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है कि क्या होता है, ये पूरी आकाशगंगा को अपने चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगवाता रहता है। यानी आकाशगंगा में जो कुछ भी है वो किसका चक्कर लगा रहा है, इस बल्ज का या ब्लैक होल का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, इसीलिए इस बल्ज के पास में क्या होता है, तारों का संकेंद्रण बहुत ही अधिक होता है। मतलब समझिएगा, अगर पूछ लिया जाए आकाशगंगा में तारों का संकेंद्रण, सबसे अधिक तारे कहाँ पाए जाते हैं, तो बता दीजिएगा आप लोग। इस बल्ज या ब्लैक होल के पास सबसे अधिक तारे पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। बहुत ही अधिक गुरुत्वाकर्षण बल होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, सबसे अधिक तारे पाए जाते हैं। ठीक है, अब आप एक बार हमारी जो मंदाकिनी है इसकी एक बार आप लोग फिगर देख लीजिए। हमारी जो मंदाकिनी है इसका आप लोग एक बार फिगर देख लीजिए। ये क्या है हमारा, ये बल्ज हो गया।
ये भुजा कितनी हो गई, 3 हो गई। ये क्या हो गया, ब्लैक होल, या इसी को बोलते हैं बल्ज, ब्लैक होल या बल्ज हो गया। ये क्या है, हमारी आकाशगंगा है। ठीक है, अब क्या बात है, अगर पूछ लिया जाए हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट कौन सी आकाशगंगा पाई जाती है, हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट कौन सी आकाशगंगा पाई जाती है, तो याद रखिएगा जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट पाई जाती है एंड्रोमेडा आकाशगंगा। यानी याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से, हमारी मंदाकिनी के पास में हमारे मंदाकिनी के सबसे करीब कौन सी आकाशगंगा पाई जाती है, तो याद रखिएगा एंड्रोमेडा। ये यहाँ पे है एंड्रोमेडा। दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को वहाँ पे, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा हमारे आकाशगंगा के सबसे करीब की आकाशगंगा है। अब मान लिया हमारा पड़ोसी आकाशगंगा कौन सी है, एंड्रोमेडा है। अगर पूछ लिया जाए कि एंड्रोमेडा भाई हमारे पड़ोसी का हमारे जो पड़ोसी है ये कितने किलोमीटर दूर पे है या कितनी दूरी पर स्थित है, तो याद रखिएगा 22 लाख प्रकाश वर्ष। इसकी जो हमारे आकाशगंगा से जो दूरी है, ये दूरी है 22 लाख प्रकाश वर्ष। मतलब क्या है, जो एंड्रोमेडा है हमारी मंदाकिनी से 22 लाख प्रकाश वर्ष जो है दूरी पर स्थित है। अब याद रखिएगा, ये छोटी सी देखने में तो बहुत छोटी सी दूरी लग रही है, लेकिन जो इसका अगर हम अंदर ही बताएंगे तो याद रखिएगा तो बहुत बड़ी दूरी लगेगी। अब याद रखिए, प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब जो प्रकाश है, प्रकाश द्वारा निर्वात में जो है 1 वर्ष में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब प्रकाश जो है निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई 1 वर्ष में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। मतलब समझिएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब क्या है, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश चलता है। प्रकाश की जो है चाल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में वो 3 लाख चलेगा, दूसरे सेकंड में 3 लाख, तीसरे सेकंड में 3 लाख, इस तरह चलता है। तो 1 साल में चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो उसी प्रकार 22 लाख प्रकाश वर्ष दूरी है। यानी पूछ लिया जाए कि हमारे मंदाकिनी से एंड्रोमेडा की दूरी कितनी है, तो 22 लाख प्रकाश वर्ष है। पूछ लिया जाए हमारे मंदाकिनी के सबसे पड़ोस की आकाशगंगा कौन सी है, तो हमारी कौन सी है, एंड्रोमेडा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ओरियन नेबुला किसे कहते हैं, ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला किसे कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं ओरियन नेबुला। ओरियन नेबुला कहते हैं हमारे जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी में पाए जाने वाले शीतल तारों के क्षेत्र को, हमारी जो मंदाकिनी है, मंदाकिनी में पाए जाने वाले शीतल तारों के क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, ओरियन नेबुला कहते हैं। याद रखिएगा, शीतल तारों के क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, ओरियन नेबुला बोला जाता है। हमारी मंदाकिनी में लिख लीजिए, हमारी मंदाकिनी में शीतल तारों के क्षेत्र को ओरियन नेबुला कहा जाता है। पूछ लिया जाए ओरियन नेबुला किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा, वो जो हमारी मंदाकिनी है, मंदाकिनी में कुछ क्षेत्र शीतल होता है, मंदाकिनी में कुछ शीतल क्षेत्र होता है, यानी ठंडा क्षेत्र होता है। वह उसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी क्षेत्र को हम लोग ओरियन नेबुला बोलते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो है प्रतिसरण के नियम की। प्रतिसरण का नियम क्या है, प्रतिसरण का नियम क्या कहता है। याद रखिएगा,
इसको देखिएगा, देखिए आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ रही है। मतलब क्या है कि जैसे जैसे कहा गया था 2 आकाशगंगा है, 2 आकाशगंगा के जो बीच की दूरी है ये क्या हो रही है, ये दूरी कंटिन्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ये बताया है किसने, एडविन हब्बल ने बताया है। याद रखिएगा, जो एडविन हब्बल थे, एक वैज्ञानिक थे एडविन हब्बल ने क्या बताया है, 2 आकाशगंगाओं के बीच की दूरी हमें लगातार बढ़ रही है, बढ़ रही है। ये किसने बताया, एडविन हब्बल ने बताया। इसी को क्या कहा गया, इसी को कहा गया प्रतिसरण का नियम। प्रतिसरण का नियम अगर पूछ लिया जाए किसे कहते हैं, प्रतिसरण का नियम किसने दिया, तो याद रखिएगा एडविन हब्बल ने दिया है। कहा क्या गया है प्रतिसरण के नियम में, कहा यह गया है 2 आकाशगंगाओं की दूरी लगातार दूरी बढ़ रही है। इसी को क्या कहा गया, इसी को प्रतिसरण का नियम कहा गया है। ठीक है, अगली बात करेंगे हम लोग तारों के जन्म की बात करेंगे, ये अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। हमारी जो मंदाकिनी है, हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, मंदाकिनी है। हमारे मंदाकिनी के पड़ोस की सबसे पड़ोस की आकाशगंगा कौन सी है, तो एंड्रोमेडा है। अगर इसके बीच की दूरी पूछ ली जाए एंड्रोमेडा और मंदाकिनी की तो 22 लाख प्रकाश वर्ष है। एक प्रकाश की चाल अगर पूछ ली जाए, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। मतलब एक वर्ष में प्रकाश जितनी भी दूरी चलेगा उसको क्या कहते हैं, 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। 1 सेकेंड में वह 3 लाख किलोमीटर चलेगा। ठीक है, अब बात करें तो ओरियन नेबुला क्या है, हमारी मंदाकिनी में एक शीतल ठंडा क्षेत्र जो होता है वहाँ पे जो तारे पाए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग ओरियन नेबुला कहते हैं। ठीक है, प्रतिसरण का नियम किसने दिया, एडविन हब्बल ने दिया। इन्होंने कहा क्या है, इन्होंने कहा है कि हमारे दो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। इसी को क्या कहा गया, इसी को प्रतिसरण का नियम कहा गया। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा, ये तारों के जन्म की बात करेंगे हम। तारों के जन्म की बात अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।